नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दृष्टि आईएएस संस्थान के जो पेपर हैं वो हम लोग सॉल्व करा रहे हैं और इसी सीरीज में अब तक हम लोग जीएस के पेपर 5 सॉल्व कर चुके हैं और एक सीसेट का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज जो मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ वो है जीएस का पेपर संख्या 6 जो ज्योग्राफी पर बेस्ड है। ठीक है मित्रों, तो जरा स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है इसे देखते हैं हम लोग। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? पेंजिया पैंथालसा नामक एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था। ये कथन बिल्कुल सही है। पेंजिया पैंथालसा नामक एक महासागर से घिरा हुआ था और ये लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले की बात है। ठीक, तो पहला कथन बिल्कुल सही है। गोंडवाना भूभाग में वर्तमान अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका शामिल थे। गोंडवाना यानी भारत का जो गोंडवाना क्षेत्र है इसके बारे में ये बताया गया है कि ये अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और इसमें शामिल थे। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम भारत का ये सिरा देखें और दक्षिण अफ्रीका का ये सिरा देखें तो इसी टाइप का है जो यहाँ का ही भाग लगता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? पृथ्वी की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, परत स्थलमंडल भूपर्पटी में सबसे ऊपरी मेंटल से निर्मित। दूसरा, दुर्बलता मंडल प्लास्टिसिटी प्रदर्शित करता है। तीसरा, क्रोड पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आपको बताने हैं इसमें कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो स्थलमंडल जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टेनोस्फीयर, जो कि भारत पृथ्वी की सबसे वायुमंडलीय परपटी है, जो पृथ्वी के वायुमंडल चारों ओर घेरे हुए हैं भूपर्पटी पर और मेंटल के बीच निर्मित इसी से है। दुर्बलतम मंडल प्लास्टिसिटी प्रदर्शित करता है। तो दुर्बलतम मंडल के बारे में बात करें तो ये स्थलमंडल के नीचे अर्ध पिघली हुई परत होती है जिसमें प्लास्टिसिटी होती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्रोड पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र यानी पृथ्वी के अंदर का भाग, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालयी क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है। हिमालय भारतीय एशियाई परिवर्तनिक प्लेटों की अभिसारी सीमा पर स्थित है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु 2 1 की व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो हिमालय क्षेत्र भूकंप के प्रति संवेदनशील है, ये बात बिल्कुल सही है। और भारतीय यूरेशियाई विवर्तनिक प्लेटों के अभिसारी सीमा पर स्थित है, ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? उसे देखते हैं। पृथ्वी की विवर्तनिक गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपसारी प्लेट सीमाएं भ्रंश घाटियों के निर्माण से जुड़ी हुई हैं। अभिसारी सीमाएं प्रायः वलित पर्वतों के निर्माण का कारण बनती हैं। रूपांतर प्लेटें सीमाएं निम्नलिखित महत्वपूर्ण ज्वालामुखीय गतिविधियां उत्पन्न करती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 3, 1 2 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अपसारी प्लेट सीमाएं भ्रंश घाटियों के निर्माण से जुड़ी हुई हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अपसारी सीमाएं, अगर हम यहाँ पर आप लोगों को और बताएं तो मेंटल संवहन धाराओं द्वारा संचालित विवर्तनिक प्लेटों का संचालन सीमा के संपर्क में होता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, अपसारी सीमाएं वलितों का निर्माण करती हैं, ये भी कथन सही है। तीसरा, रूपांतरित प्लेट सीमाएं महत्वपूर्ण ज्वालामुखीय गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं। तो रूपांतरित प्लेटों के बारे में यदि हम बात करें तो ये महत्वपूर्ण ज्वालामुखी गतिविधियों से उत्पन्न नहीं होती हैं, तनाव के निर्माण के कारण ये उत्पन्न होती हैं। तो ये कथन गलत है, तो ए ऑप्शन सही होगा, 1 और 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? इसे देखते हैं। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंगें एस तरंगों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से गमन करती हैं। एस तरंगें ठोस और तरल दोनों में प्रसारित हो सकती हैं। 3, सतही तरंगें भूकंपीय तरंगों का सबसे विनाशकारी प्रकार है।
उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1 2 3। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भूकंप जब आता है तो 3 प्रकार की तरंगें P, S और L उत्पन्न होती हैं। जो P और S हैं वो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं, जबकि L पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती हैं। तो क्या कह रहा है? P तरंगें S तरंगों की अपेक्षा तीव्र गति से गमन करती हैं। तो P तरंगें S तरंगों की अपेक्षा तीव्र गति से गमन करती हैं, सही है। S तरंगें ठोस और तरल दोनों प्रसारित हो सकती हैं, नहीं, ठोसों में होती हैं, तरल में नहीं होती हैं। सतही तरंगें भूकंपीय तरंगों के सबसे विनाशकारी होती हैं, सतही यानी L तरंगें, बिल्कुल सही है। 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भू आकृतिक कारक के रूप में प्रवाहित जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय प्रवाह के कारण परत का अपरदन होता है तथा इससे नलिका अवनलिकाओं का निर्माण हो सकता है। समप्राय मैदान का निर्माण परिपक्व नदियों द्वारा पार्श्विक अपरदन के माध्यम से होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, स्थलीय प्रवाह के कारण परत का अपरदन होता है तथा इससे नलिका अवनलिकाओं का निर्माण होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। समप्राय मैदान का निर्माण परिपक्व नदियों द्वारा पार्श्विक अपरदन के माध्यम से होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? इसे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थलाकृतियां और विशेषताएं, सर्क, हिमोड़ और ड्रमलिन, ये बताना है। तो देखते हैं, हिमनद घाटी के शीर्ष पर कटोरे के आकार की गति हिमोड़, हिमनद टिल या गोलासमी मृतिका के जमाव की लंबी कटकें ड्रमलिन, ग्लेशियर के नीचे बनी अंडाकार कटकनुमा संरचना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सर्क क्या होते हैं? तो सर्क ग्लेशियर के शीर्ष पर बने कठोर आकार के गर्त होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हिमोड़ हिमायतनद या टिल या गोलासमी मृतिका के जमाव की लंबी कटकें होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ड्रमलिन ग्लेशियर के नीचे बनी अंडाकार कटकनुमा संरचना होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रायद्वीपीय खंड की विशेषताएं हैं? कठोर नीच चट्टान, भूकंपीय गतिविधियों का अभाव, प्राचीन एवं खंडित पर्वत, बेहड़ और घाटियां, काली और लेटराइट मिट्टी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 और 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो भारत की प्रायद्वीपीय भाग में क्या क्या पाया जाता है, इससे संबंधित है। तो भारत के प्रायद्वीपीय भाग में कठोर और नीच चट्टानों से मिलकर बना है, सी है। भूकंपीय गतिविधियों का अभाव, इस क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भाग में भूकंपीय गतिविधियों का अभाव है। तो अगर हम बात करें सामान्यतः विवर्तनिक रूप से तो स्थिर है, हालांकि भीमा घाटी के अपवादों में कभी कभी भूकंपीय गतिविधियां होती हैं, तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा। प्राचीन और खंडित पर्वत है, सही है। बेहड़ और घाटियां हैं, सही है। काली और लेटराइट मृदा है, ये चारों के चारों सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 3 4 5, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? इसे देखते हैं। वायुमंडलीय परतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु क्षोभमंडल में अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं, बिल्कुल सही है। क्षोभमंडल में ही सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, तूफान, वर्षा वगैरह। मध्यमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं, मध्यमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ नहीं बढ़ता है। समताप मंडल में ओजोन परत है जो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, ये बिल्कुल सही है। तो कितने? 1 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहा है 10? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तटीय क्षेत्रों के अक्सर तापमान के मध्यम उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। दूसरा, जल भूमि की तुलना में धीरे गर्म होता है और धीरे ठंडा होता है। ठीक है, उपरोक्त कथनों का संबंध निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तटीय क्षेत्रों में अक्सर तापमान के मध्यम उतार चढ़ाव देखा जाता है। ये बिल्कुल सही है। वहां सदाबहार मौसम एक सा लगभग बना रहता है। क्यों? क्योंकि जल देर में गर्म और धीरे ठंडा होता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं और पहले बात की व्याख्या की जा रही है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है 11, इसे देखते हैं। वायुमंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर विक्षेपित कर देता है। जेट धाराएं ऊपरी वायुमंडल में पाई जाने वाली तीव्र पवनें हैं। तीसरा, व्यापारिक पवनें उत्तर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर अभिसरित होती हैं। तो आपको ये बताना है कौन कौन सी बातें यहाँ पर सही हैं। कॉरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में पवनों को बाईं ओर विक्षेपित कर देती है, ये बात सही नहीं है, क्योंकि घूर्णन के कारण ये बाईं ओर नहीं बल्कि दाईं ओर विक्षेपित होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती हैं। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, जेट धाराएं वायुमंडल में पाई जाने वाली तीव्र पवनें, बिल्कुल जेट धाराएं सबसे तेज चलने वाली व्यापारिक पवनें हैं। व्यापारिक पवनें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण के क्षेत्र में ITCS प्रसारित करती हैं, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो 1 और 3, 1 गलत है, 2 और 3 सही है। तो 1 कहां, 2 और 3, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या है 12? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता यह है कि किसी भी माह में औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है। बी समूह की जलवायु मुख्यतः तापमान के स्थान पर वर्षण से निर्धारित होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न 1 न 2। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 13, इसे देखते हैं। भू आकृतियां, अभिलाक्षणिक विशेषताएं, मध्य महासागरीय कटक, जलमग्न ज्वालामुखीय पर्वत श्रृंखलाएं, निम्नग्न द्वीप, समुद्र में गहरी संकीर्ण खाइयां, ट्रेंच, सपाट जलमग्न समुद्री पर्वत। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मध्य महासागरीय कटक जलमग्न ज्वालामुखीय पर्वत श्रृंखलाएं, तो महासागरीय कटक जलमग्न पर्वत श्रृंखलाएं जो कि अपसारी प्लेटों से उपस्थित हैं, उनका सृजन ज्वालामुखी सक्रियता से होता है, ये बिल्कुल सही है। निमग्न द्वीप, समुद्र में गहरी संकीर्ण खाइयां। निमग्न द्वीप के बारे में बात करें तो जलमग्न समुद्री पर्वत है और जो अर्ध स्थल के ऊपर होने वाली लहरों द्वारा नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? तो ये समुद्री गहरी संकीर्ण खाइयां नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। खाइयां या ट्रेंच खाइयां और ट्रेंच के बारे में बात करें, यह गहरी सक्रिय खाइयां हैं जो अपसारी प्लेट के नीचे धंस जाती हैं और अक्सर तेज भूकंप ज्वालामुखी के कारण बनती हैं। सपाट जलमग्न नहीं, गहरी हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल 1 सही है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है 14? एनी, महोगनी, आबनूस निम्नलिखित में से किस प्रकार की वन प्रजातियां हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्वत वन और बोरियल वन। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा कथन बिल्कुल सही है, तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, इसे देखते हैं। ज्वार भाटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहत ज्वार तब आता है जब सूर्य चंद्रमा की ओर पृथ्वी एक सीधे में रेखा में होते हैं। बृहत ज्वार की अपेक्षा निम्न ज्वार का उभार अधिक होता है। ज्वारी धाराएं संकीर्ण खाड़ियों और मुहाने पर अधिक प्रबल होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन बिल्कुल सही होगा, तो 1 और 3 बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, यानी पहला कथन और तीसरा ये कथन हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, क्या कहा कथन 1 ने? महासागरीय धाराओं से प्रभावित तटीय क्षेत्र के तापमान
सम रहता है, ये कथन बिल्कुल सही है। महासागरीय धाराओं में तटीय क्षेत्रों में तापमान सम रहता है। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन किया था। दूसरा कथन क्या है उसे देखते हैं। शीतल महासागरीय धाराएं तटीय क्षेत्रों में वर्षण में वृद्धि करती हैं। तो शीतल तटीय क्षेत्रों में वर्षण में वृद्धि करती हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। शीतल धाराएं ऐसा नहीं करती हैं, गर्म धाराएं करती हैं। तो ये कथन गलत है। एक का सही दूसरा गलत, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है 17 पर? अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह पूर्णतः प्रवाल निक्षेपण से सृजित हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अंडमान समूह निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। कितने से? 10 डिग्री चैनल। तो ये गलत हो जाएगा। अरब सागर लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप पूर्णतः प्रवाल निक्षेपण से सृजित हैं, ये कथन सही है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है 18? निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। झारखंड, राजस्थान, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़। कर्क रेखा उपयुक्त कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा उपयुक्त कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसके लिए एक ऑप्शन है मित्र, पर, गमछा, झार। तो यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब यहां देख लो, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, राजस्थान है, त्रिपुरा है, मणिपुर नहीं है। तो कितने राज्य हो गए? 4 राज्य हो गए, यानी ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में कौन सी भारत में मानसूनी जलवायु की एक प्रमुख विशेषता है? ग्रीष्म काल में जल भारतीय उपमहाद्वीप पर दाब, उच्च दाब प्रणालियों की व्यापकता। बी, वर्ष भर एक समान वर्षा। सी, सम तापमान परिवर्तनीयता। और डी, पवनों की ऋतु के अनुसार उत्क्रमण। पवनों से ऋतु के अनुसार उत्क्रमण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही होगा, पवनों का ऋतु के अनुसार उत्क्रमण। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है 20? इसे देखते हैं। ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्रों में 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीप के वर्षा वाले क्षेत्रों तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन पूर्णतः सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने पृथ्वी की वायुमंडल के विकास के योगदान दिया? पृथ्वी पर वायुमंडल के योगदान दिया बनाने में। आदिकालिक वायुमंडल का ह्रास, पृथ्वी का गर्म आंतरिक भाग, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, सौर पवन। तो यहां पर यदि हम बात करें किस किस ने दिया है, तो इन सभी कारकों ने पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास में योगदान दिया है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हिमालयी उपवह तंत्र के प्रबंधन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय की नदियां बारहमासी प्रकृति की हैं, सही है। इन नदियों का उद्गम हिमालय के हिमानी और बर्फ के ढके हुए क्षेत्रों से हुआ है, सही है। इन नदियों के पर्वतीय मार्गों में चौड़ी और प्रणतीय ढाल युक्त घाटियां हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें कौन कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि ये पर्वतीय भागों में चौड़ी और प्रणतीय ढाल युक्त घाटियां नहीं बनाती हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या है 23? पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हिमालय से भी प्राचीन हैं, ये केवल कुछ विच्छेदित भागों के साथ एक अनवरत श्रृंखलाएं बनाते हैं। पश्चिमी घाट से सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु के डोडा बेट्टा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तमिलनाडु की अन्नाईमुडी है, ठीक है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेट्टा है। तो सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें अनाईमुडी, ठीक है।
ठीक है, और ये जो है वो नीलगिरी की है, किसकी है? नीलगिरी की, ये बात ध्यान रखना मित्रों। ठीक, तो ये गलत, ये दोनों बिल्कुल सही। तो ऑप्शन आपका 1 और 2 यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या है 24, उसे देखते हैं। भारत में मानसून वर्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सही है। दूसरा, दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन में महत्वपूर्ण भूमिका, मानसूनी वर्षा की तीव्रता प्रत्यक्ष से पश्चिमी जेट धाराओं की प्रबलता के प्रभावित होती है, सही है। पूर्वोत्तर मानसून कोरोमंडल तट पर शीतकालीन वर्षा का महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो मानसूनी वर्षा तीव्रता प्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी जेट धाराओं की प्रबलता से प्रभावित होती है, ये बात बिल्कुल गलत है, इससे प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, पश्चिमी जेट मुख्य धाराएं उत्तर और शीतकालीन मौसम की प्रणाली को प्रभावित करती हैं, न कि मानसूनी वर्षा को। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है 25, इसे देखते हैं। निम्नलिखित के युग्मों पर विचार कीजिए। नदी और डेल्टा अवस्थित शहर। तो सबसे पहला जो नदी है वो कृष्णा नदी है, और कृष्णा नदी पर यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस पर काकीनाडा शहर स्थित है। तो ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा और मछलीपट्टनम के निकट कृष्णा डेल्टा का रचना करती है। ठीक है, तो ये काकीनाडा बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा गोदावरी विजयवाड़ा। तो गोदावरी के बारे में बात करें तो गोदावरी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होने से पूर्व आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी और काकीनाडा के पास गोदावरी डेल्टा बनाती है। तो ये यहाँ पर बनाती है, ये यहाँ पर बनाती है, ये भी गलत है। कावेरी तंजावुर। तो कावेरी के बारे में यदि हम बात करें तो बताया गया है कि कावेरी तंजावुर के निकट एक उपजाऊ क्षेत्र सुमेलित है, ये बिल्कुल सही है। महानदी कटक, ये भी सही है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 6। क्या है 2, 6? महासागर अधस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपीय मग्न तट की विशेषता तलछट से ढकी एक मंद ढाल है। महाद्वीपीय ढाल महाद्वीपों और गहरे महासागरीय बेसिनों के बीच सीमा को चिन्हित करता है। वितलीय मैदान मोटे तलछट से ढके हुए खड़ी ढाल वाले क्षेत्र हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या है 27? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये उन क्षेत्रों में बनते हैं जहां समुद्री सतह का तापमान 20 डिग्री से कम होता है। ये स्थल पर पहुंचने के बाद तेजी से क्षीण हो जाते हैं। उच्च कोरियोलिस बल के कारण ये भूमध्य रेखा के पास अक्सर आते हैं। चक्रवात के केंद्रीय भाग चक्षु में सर्वाधिक वायु वेग होता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये स्थल पे पहुंचने के बाद तेजी से क्षीण होते हैं, यही बात सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28? उसे देखते हैं। महासागरीय लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः लवणता भूमध्य रेखा के से ध्रुवों तक अक्षांश बढ़ने के साथ घटती है। ओके, निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों में सामान्यतः खुले समुद्रों की तुलना में लवणता कम होती है, ये कथन गलत है। ठीक है, सतह की लवणता के स्तर को निर्धारित करने में बाष्पीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या है 29? इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताप प्रवणता थर्मोक्लाइन परिघटना का सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? महासागरीय गहराई में वृद्धि के साथ तापमान में तीव्र गिरावट का क्षेत्र। महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ लवणता में तीव्र गिरावट आती है। महासागर में एक समान तापमान और घनत्व वाली परत। यह क्षेत्र जहां गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें
तो महासागरीय गहराई में वृद्धि के साथ तापमान क्षेत्र में गिरावट होती है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है 30, इसे देखते हैं। सूखे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल विज्ञान संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति है जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है। पारिस्थितिकी सूखा वह स्थिति है जब जल की कमी के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता न्यून हो जाती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जल विज्ञान संबंधी सूखा एक ऐसी स्थिति है जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, तो ये अगर हम बात करें, सूखा एक विस्तारित शब्द है। ऐसी स्थिति जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है तो उसको सामयिक स्थानिक वितरण असंतुलित हो जाता है। ठीक है, तो ये जल विज्ञान नहीं, मौसम विज्ञान द्वारा दी गई परिभाषा है, ये कथन बिल्कुल गलत है। पारिस्थितिकी सूखा वह स्थिति है जब जल की कमी के कारण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता न्यून हो जाती है, ये कथन सही है। ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत की मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के 60% से अधिक क्षेत्र में विस्तारित है। दूसरा, जलोढ़ मृदा में सामान्यतः पोटास की मात्रा अधिक होती है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। तीसरा, प्रायद्वीपीय जलोढ़ मृदा से पूर्णतया रहित है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो मित्रों जलोढ़ मृदा भारत की कुल मृदा का कितने प्रतिशत भाग है? तो ये मित्रों आपका प्रतिशत गलत दिया गया है, 40% भाग है। जलोढ़ मृदा सामान्यतः मात्रा अधिक होती है लेकिन फास्फोरस की कमी, ये सही है। प्रायद्वीपीय भारत में जल पूर्णता रहित है, नहीं, पूर्णता तो रहित नहीं है वहां पर भी लेटराइट के अलावा, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है 32, इसे देखते हैं। 32 को हम, वह मृदा ह्यूमस में से समृद्ध नहीं है, इस मृदा में लोहे और एल्युमिनियम होता है, यह मृदा तीव्र निक्षालन के कारण बनती है, यह मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए कृषि हेतु मृदा का उपजाऊ बनाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रयोग की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के बारे में बात की गई है? लाल मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा और लवणीय मृदा। तो ह्यूमस समृद्ध नहीं है, मृदा में लोहे और एल्युमिनियम की मात्रा है, यानी लेटराइट मृदा के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है 33, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर प्लेटों पर लाल विवर्तनिक प्लेटें अवस्थित संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य, नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य, कैरोलिन प्लेट फिलिपियन और इंडियन प्लेट के मध्य और फूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कितने युग्म सही हैं, इससे संबंधित बताना है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें तो कोकोसस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका के प्रशांत महासागरीय प्लेट का मध्य भाग है, ये बात बिल्कुल सही है। नाजका प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के मध्य है, ये भी बिल्कुल सही है। कैरोलिन प्लेट फिलीपीन और इंडियन प्लेट के मध्य है, ये भी सही है। फूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया और उत्तर पूर्वी, ये चारों सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पश्चिम से पूर्व तक हिमालय पर्वत की चोटियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कामेट, माउंट एवरेस्ट, मकालू, राकापेसी। राकापेसी, कामेट, मकालू, माउंट एवरेस्ट। राकापेसी, कामेट, माउंट एवरेस्ट है। तो पश्चिम से पूरब जाना है, ठीक है पश्चिम से पूरब की ओर जाना है। तो पश्चिम से जब पूरब की ओर जाएंगे तो कौन कौन से पर्वत मिलेंगे? तो पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान में राकापेसी मिलेगा, ठीक है, फिर कामेट मिलेगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्या है 35, उसे देखते हैं। अमेरिका के ग्रेट लेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 5 गहरी लवणीय झीलों की एक श्रृंखला है। सुपीरियर झील सबसे उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और सभी झीलों में सबसे बड़ी है। इसमें 4 झीलें कनाडा में उपयुक्त अमेरिका में सीमा पर स्थित हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन से कथन सही हैं? तो ग्रेट लेक्स 5 गहरी झीलों से एक श्रृंखला है, तो ये गलत है। ग्रेट लेक्स पूर्व मध्य उत्तरी अमेरिका की गहरी लवणीय झीलों की एक श्रृंखला है, न कि लवणीय झीलों की, तो ये गलत हो जाएगा। सुपीरियर झील सबसे
उत्तर में स्थित है और सबसे बड़ी है, सही है। इनमें से 4 झीलें कनाडा और संयुक्त अमेरिका में सीमा पर स्थित हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ये जरा देखते हैं कितने कथन सही हैं। 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन बी होगा यहां पर सही। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36? महासागरीय धारा और प्रभावित देश, कुरोशिया धारा जापान, हम्बोल्ट धारा चिली, बेंगलुरु पेरू, उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई भी नहीं। तो यहां पर यदि हम बात करें तो कौन कौन से सही सुमेलित हैं? तो कोरोशिलियस धारा, ठीक है, तो कोरोलियस धारा जापान और हम्बोल्ट की धारा चिली, ये दोनों सही हैं। बेंगुएला की धारा के बारे में यदि हम बात करें, ठीक है, तो बेंगुएला की धारा दक्षिणी गोलार्ध में है, ये गलत है। तो कितने सही हैं? 2 सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है 37? निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। शैत्रुंजी, पेन्नार, ब्रह्मणी, मांडवी, पेरियर, उपरोक्त में से कितनी नदियां अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं? तो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करने वाली नदियों के बारे में यदि हम बात करें तो अरब सागर पूर्व की ओर प्रवाहित बंगाल की खाड़ी में जल प्रवाहित होता है। ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित में अगर हम बात करें तो सिंधु, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, घग्गर। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें पेरियार सही है। ठीक है, भरतपुजा, सह्याद्री से निकलने वाली नदियां सेत्राणी, वेतरना, मांडवी और ठीक, ये 3 नदियां हैं। तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या है 38? इसे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मानसून निवर्तन की दौरान वर्षा होती है? रायलसीमा क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, कोरोमंडल तट, मालवा, पठार। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये क्षेत्र है भारत का बुंदेलखंड का पठार। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है 39? इसे देखते हैं। ठीक है, तो लौह अयस्क, केंद्रमुख मैग्नीज, बालाघाट बॉक्साइट, कोरापुर तांबा, सिंहभूमि। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा तो ये सभी चारों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है क्वेश्चन 40? उसे जरा देखते हैं। राज्यों की विशेष श्रेणी का दर्जे की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 371 में इन राज्यों को केंद्रीय क्षेत्र की योजना 90:10 के अनुपात में सहायता प्रदान की जाने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये दोनों कथन बिल्कुल गलत हैं। क्यों गलत हैं ये भी बताया जाएगा कि विशेष श्रेणी का दर्जा जो दिया जाता है उसके अंतर्गत पर्वतीय जटिल भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, राज्यों का वित्त व्यवहार्यता की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, ठीक, तो अनुच्छेद 371 SC के अंतर्गत योजनाएं 90 अनुपात में केंद्र विधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अन्य लाभ मिलते हैं। 371 के अंतर्गत उप अनुच्छेद कुछ राज्यों को विशिष्ट सहायता प्रदान करते हैं, न कि ये। तो ये गलत है। केंद्र सरकार बिहार अभी नहीं दिया, ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। कोलंबो प्रोसेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? भारत ने कोलंबो प्रोसेस की स्थापना के बाद से ही पहली बार 2024-26 के लिए इसकी अध्यक्षता संभाली है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की प्रवासी श्रमिक और मूल देशों का एक क्षेत्रीय परामर्शदात्री प्रक्रिया है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है 42? उसे देखते हैं। चींटी की खोज की गई नवीन प्रजाति पैरा पेरिट्रेचिना नीला किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो क्षेत्र में पाई जाती है उसका नाम कौन सा है? सियांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित देशों में से किस पर विचार कीजिए? अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना, नामीबिया, जिम्बाब्वे। उपरोक्त में से कौन से देश हाल के अखबारों में रहे कमांगो जम्बेजी ट्रांसफेरिएंट कंजर्वेशन एरिया का हिस्सा हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा रहे हैं। तो ये सारे के सारे देश इस कंजर्वेशन का हिस्सा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या है 44? उसे देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है 44? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स
ETF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ETF प्रतिभूतियों का एक समुच्चय है जो स्टॉक के तरह ही एक्सचेंज को खरीदा और बेचा जाता है। म्यूचुअल फंडों की तरह ETF शेयरों की कीमतें दिन में केवल एक बार निर्धारित की जाती हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी कथन यहाँ पर सही होगा? तो मित्रों यहाँ पर ETF प्रतिभूतियों का एक समुच्चय होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। और दिन में खरीदा और बेचा जाता है, कीमतें दिन में केवल एक बार निर्धारित होती हैं, पूरे दिन उतार चढ़ाव होता है, निर्धारित नहीं होती। ये कथन गलत है, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। फेनोम इंडिया हेल्थ कोहार्ट नॉलेजेबिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य भारतीय जनसंख्या में गैर संचारी रोगों को जोखिम कारकों को आकलन करना। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT में सीरम इंस्टीट्यूट की इंडिया की एक अनूठी पहल है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, कौन से कथन सही हैं ये बताना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो मित्रों यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर ये केवल एक कथन सही है और वो कथन है आपका, इसका उद्देश्य भारतीय जनसंख्या में संचारी रोगों को बढ़ाना। ये कथन गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या है 46? इसे देखते हैं। भारतीय चुनावों में इनमें से कोई भी नहीं, नोटा विकल्प निम्नलिखित में विचार कीजिए। पहली बार 2014 लोकसभा चुनाव पेश किया गया था। इसे पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पेश किया गया था। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सर्वाधिक वोट मिलते हैं तो भारत का निर्वाचन आयोग उसे अमान्य घोषित कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात करें तो कौन सा कथन सही है? इसे पहली बार 2014 में शुरू किया गया था, नहीं, इसे 2013 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शुरू किया गया था, तो ये कथन गलत हो गया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल इसने इसे शुरू किया था, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सर्वाधिक भारतीय निर्वाचन आयोग अमान्य घोषित करेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। तो कौन सा कथन एक हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है 7? जरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पंप और डंप योजना का सही वर्णन है? पहला, शेयर बाजार में गबन की धोखाधड़ीपूर्ण तकनीकी जिसमें भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से किसी शेयर की कीमत कृत्रिम रूप से बढ़ा दी जाती है, फिर उसे बढ़ी हुई कीमत पर शेयर को बेच दिया जाता है। इस निवेशकों के नुकसान होता है। एक प्रकार की दोषपूर्ण सिंचाई पद्धति जिसमें कृषि परियोजनाओं के लिए नलकूपों को जल पंप दिया जाता है तथा जब जल भृत सूख जाते हैं तो उन्हें गिरा दिया जाता है। कंपनियों द्वारा अपने विवादों की गुणवत्ता और मात्रा के बारे में उपभोक्ता को गुमराह करके उनके मूल्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतिक ताकि उत्पादक को कम कर आय वाली अर्थव्यवस्था में डंप किया जा सके। जमाखोरों और काला बाजारियों द्वारा बाजार में गबन के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के भंडारण करने और फिर कीमतें बढ़ाने पर उन्हें बाजार में निर्गत करना। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो पंप और डंप योजना शेयर बाजार में गबन की धोखाधड़ी तकनीक को बंद करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्या है 48? इसे देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में स्टिकी इन्फ्लेशन को परिभाषित किया जाता है आर्थिक मंदी के दौरान मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट होना। मुद्रास्फीति जो केवल मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि के कारण होती है। मुद्रास्फीति जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होने पर भी बिचार उच्च बनी रहती है। मुद्रास्फीति जो तब होती है जब किसी देश की मुद्रा और अन्य मुकाबले के मजबूत हो। तो ये है ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति जो वस्तुओं और सेवाओं की मांग कम होने पर उच्च बनी रहती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या है 49? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मोटर वाहन, उर्वरक, पशु खाद, तापीय ऊर्जा संयंत्र उपरोक्त में से कितने नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन के स्रोत हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और सभी चार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के स्रोत हैं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या है 50 पर? देखते हैं जरा 50 क्या कह रहा है। 50 हमारा
ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के संदर्भ पर विचार कीजिए। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत 129वें स्थान पर है। ठीक है, तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो उपरोक्त कथनों में से ये दोनों कथन पूर्णतः सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्या है 51? इसे देखते हैं। निम्नलिखित पदार्थों के विचार कीजिए। मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4। उपरोक्त में से कितने पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो ओजोन परत की नष्ट करते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाले यदि हम बात करें तो हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन नष्ट करता है। ठीक है, ये नष्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात यदि हम बात करें कार्बन CHCFS, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, ये भी नष्ट करता है। ठीक है, और यदि हम बात करें ODS CCl4, ठीक है, 2000 गुना ODS भी क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो ये 3 पहुंचाते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कैस्केडिया सबस्ट्रक्शन जोन की एक अभिसारी सीमा है जो अफ्रीकी भ्रंश घाटी को इथोपिया उच्च भूमि से अलग करता है, जो जुआन डे फूका और उत्तरी अमेरिका प्लेटों को पृथक करता है। नज़्का प्लेट कैरिबियन प्लेट के मध्य है, कोकोस प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के मध्य। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर यदि हम कथन के बारे में बात करें तो ये है जे जुआन डे कूका उत्तरी अमेरिका प्लेटों को पृथक करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या है 53? उसे देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीनगर, जयपुर, मल्लपुरम, मैसूर, अहमदाबाद उपयुक्त शहरों में विश्व शिल्प शहर है। तो विश्व शिल्प शहर के बारे में यदि हम बात करें तो विश्व शिल्प शहर श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जयपुर, मलप्पुरम और अन्य 3 शहर भी यहाँ इसमें शामिल हैं। ठीक है, श्रीनगर, जयपुर, मलप्पुरम, ये 3 शहर इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें मैसूर और इसमें शामिल है। अहमदाबाद को दर्जा नहीं दिया गया है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर, 4 पर, सॉरी। हाल ही में पहली बार लकड़ी से निर्मित उपग्रह लिग्नोसैट को निम्नलिखित किस देश की संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? लकड़ी से उत्तरी अमेरिका, USA, जापान, रूस और जर्मनी। तो लकड़ी से निर्मित उपग्रह को जिस देश ने सैटेलाइट लॉन्च की है वो है जापान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या कह रहा है 55? इसे देखते हैं। हाल ही में विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर क्या है इसको बताना है। क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित दूरस्थ क्षेत्रों में सटीक स्थिति निर्धारण करने का उपग्रह नेविगेशन सॉफ्टवेयर। एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर जो प्रमोशन यानों पर बाह्य और आंतरिक प्रवाह का अनुकरण करता है। रियल टाइम में अंतरिक्ष मलबे की निगरानी के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण। सौर ज्वाला और सौर तूफानों से सुरक्षित उपग्रह संचार। तो ऑप्शन बी हाँ यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है 56? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोकीजोड़ साहित्य सही है, जयपुर शिल्प और लोक कला सही है, हैदराबाद संगीत, बनारस पाक कला। तो हैदराबाद पाक कला के लिए, बनारस संगीत के लिए है, ये दोनों यहाँ पर सही हैं। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या है कि निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मंत्री, सशस्त्र बलों के सदस्य, 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति। ठीक है, तो आपको देखना है और इसमें से बताना है। देखें जरा क्या बता पाएंगे हम, इसमें से क्या पूछा है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम RPA 1951 के अनुसार उपरोक्त में से कितने लोग डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं? तो डाक मतपत्र से मतदान करने वाले लोगों से संबंधित है ये। तो यदि हम बात करें मतलब EVM द्वारा मतदान केंद्र के बाहर, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री सहित लोक प्रतिनिधि अधिनियम धारा 20(4) के तहत घोषित पद धारण करने वाले व्यक्ति के पात्र हैं। ठीक है,
सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, राज्य के बाहर कार्यरत सशस्त्र बलों और उनके जीवन साथी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों, निजी कर्मियों के सहित मतदान ड्यूटी करने में तैनात व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, 85 वर्ष या उससे अधिक आयु के कम से कम 40% विकलांगता वाले व्यक्ति, कोविड-19 में प्रभावित व्यक्ति, रेलवे और दूरसंचार ऐसी आवश्यकताओं में कार्यरत कर्मचारी इस पर विचार कर सकते हैं। तो इस तरह आप समझे होंगे कितने लोग, 4 प्रकार के लोग। कौन कौन से 4 प्रकार के लोग ये भी बता दूं यहां से आपको। ठीक है, तो 4 प्रकार के लिए विदेश में तैनात सरकारी कर्मचारी, 85 वर्ष से अधिक आयु, सशस्त्र बलों के सदस्य और कैबिनेट मंत्री, ये 4 प्रकार के लोग कर सकते हैं मतपत्र में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5-8 पर। क्या है 5-8, जरा देखते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 के तहत निम्नलिखित संबंधों कथनों पर विचार कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 क्षेत्रों के परिसीमन, सीटों के आवंटन प्रक्रियाओं पर केंद्रित हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चुनावों में भाग लेने वाले योग्यता आधारित निर्दिष्ट करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 मतदान योग्यता और मतदाता सूची में मतदाताओं को शामिल करने से संबंधित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विशेष विवाह अधिनियम 1954 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेष विवाह अधिनियम विभिन्न धर्मों, अवस्थाओं और के व्यक्तिगत बीच विवाह संपन्न करने की अनुमति देता है। इस अधिनियम के तहत विवाह की न्यूनतम आयु पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह पंजीकृत होते हैं और उन्हें धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार आयोजित आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो इसके कथन हैं 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। नेक्स्ट आया है 60, जरा इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कॉमनवेल्थ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सक्रिय निष्क्रिय दोनों प्रकार की इच्छा मृत्युओं की अनुमति प्रदान की है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ये बात बिल्कुल सही है। और ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की है, ये बात गलत है, तो केवल ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्या कह रहा है 61, देखते हैं। भारत में गठबंधन सरकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? भारतीय संविधान के अनुसार गठबंधन सरकार की स्थिति में प्रधानमंत्री पद हमेशा सबसे बड़े दल के पास होता है। सरकार भारत के संविधान में केवल चुनाव पूर्व गठबंधन को ही सरकार बनाने की मान्यता प्रदान की गई है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं, ऐसी कोई मान्यता नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62, उसे देखते हैं। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लीड्स एक संदर्भ में निम्नलिखित 1993 में एक केंद्रीय क्षेत्र योजक योजना है। एमपी लेट्स के अंतर्गत निधियां व्यक्तिगत नहीं होती हैं। सांसदों को विकास कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 2 किस्तों में 5 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। मित्रों, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्या है 63, इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर पर वृद्धि में का संभावित प्रभाव है? अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग पर संपत्तियों के आकर्षण के कारण पूंजी का बहिर्गमन। 2, विदेशी निवेश की कमी के कारण भारतीय रुपया का मजबूत होना। 3, भारत में ऋण प्राप्त की लागत बढ़ सकती है और क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरें बढ़ा सकता है। फेड के ब्याज दर वृद्धि के कारण बैंकों के निवल ब्याज मुनाफे की कमी होगी। निम्नलिखित कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अमेरिकी डॉलर मूल्य पर संपत्तियों को आकर्षण बहिर्गमन, ये सही है। विदेशी निवेश कमी, भारतीय रुपया को मजबूत न होना, ये मजबूत नहीं होगा।
कमजोर होगा। ठीक है, भारत में प्राप्त ऋण लागत बढ़ सकती है, ये सही है। फेड ब्याज वृद्धिकरण बैंकों में निगल मुनाफे, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया गया है। इसके तहत यूके में 100 टन से अधिक सोना वापस अपने घरेलू भंडार में लाया गया है। इस कदम का उल्लेखनीय निम्नलिखित में से कौन सा संभावित प्रभाव होगा? ठीक है, क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैलेंस शीट की देयता के पक्ष में वृद्धि होगी, ये बात बिल्कुल गलत है। इससे भारत सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, ये भी गलत है। इससे भारतीय रुपये की कीमत में वृद्धि होगी और घरेलू अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, ये तीनों बातें बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। मालदीव, थाईलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। उपरोक्त में से कितने देश बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक का हिस्सा हैं? तो बिम्स्टेक यानी कौन कौन से सदस्य हैं बिम्स्टेक के? तो मित्रों बिम्स्टेक में अगर हम बात करें तो कौन कौन से सदस्य हैं, तो बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीक आर्थिक सहयोग का गठन है, जिसके संगठन सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं। तो कौन कौन है? थाईलैंड है, ठीक है, नेपाल है, ठीक है, यही दोनों हैं। ठीक है, थाईलैंड और इसके अलावा बांग्लादेश है, इंडिया है, भूटान है। ठीक, और यदि हम बात करें म्यांमार है, बांग्ला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है 66, उसे देखते हैं। फारस की खाड़ी में अवस्थित निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। अबादान, कुवैत शहर, मनामा, दोहा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर की ओर जाने का सही क्रम है? ठीक है, उत्तर की ओर जाने के सही क्रम में अगर हम बारे में बात करें तो उत्तर की ओर जाने का सही क्रम होगा, सबसे पहले जो शहर मिलेगा वो मिलेगा दोहा, फिर उसके बाद कुवैत, ठीक है, फिर उसके बाद आपको मिलेगा अबदान, ठीक है, फिर उसके बाद मिलेगा कुवैत शहर। ठीक, तो ये आपका होगा क्रम। ठीक, तो यानी 3 4 3 2 1, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 और 1, ये क्रम होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिशन का उद्देश्य समय, संचार और नेविगेशन की सटीक अनुप्रयोग के लिए मैग्नेटोमीटर और परमाणु घड़ियों में प्रौद्योगिकी को उन्नत करना है। यह सुपर कंडक्टर जैसी क्वांटम सामग्रियों को विकास को बढ़ावा देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है 68? मैत्री सेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैत्री सेतु मेघना नदी से निर्मित है, जो भारतीय राज्य त्रिपुरा का बांग्लादेश से जोड़ता है। यह सेतु भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के चटगांव और मोंगला बंदरगाह के बीच कार्गो आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही है, तो ये कथन केवल दूसरा सही है, पहला कथन गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा मिशन चंद्रमा के सुदूर भाग में चट्टान और मृदा के नमूने सफलतापूर्वक एकत्र कर वापस पृथ्वी पर लौट आया है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा, तो वो सही होगा चांद E6, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या है 70, उसे जरा देखते हैं। नागी और नकटी आर्द्रभूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बूढ़ी गंडक द्वारा निर्मित प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। ये आर्द्रभूमियां बिहार राज्य में संगमर रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त पहली आर्द्रभूमियां हैं। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या है, पूरे के पूरे गलत है। नागी और नकटी आर्द्रभूमियां गंडक नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक आर्द्रभूमियां हैं।
ठीक है, बूढ़ी गंडक द्वारा नहीं, गंडक नदी द्वारा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। बिहार राज्य में की बात आती है तो ये नकटी आर्द्रभूमियां बिहार में रायसर साइट में पहुंचने वाली पहली आर्द्रभूमियां नहीं है। कांवड़ झील वास्तव में पहली थी, बिहार में तो है लेकिन पहली नहीं है। ठीक है, तो केवल एक भी सही नहीं है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। जन समाचारों में रहा नेगेलेरिया फाउलेरी ये है एक तपेदिक रोग से उत्पन्न होने वाले जीवाणु, सामान्य सर्दी के लिए उत्तरदायी विषाणु, श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाला कवक। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्या है 72, उसे जरा देखते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक EPI 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, एस्टोनिया EPI पहले स्थान पर है, सही है। 180 देशों में भारत 176वें स्थान पर, दोनों सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। प्रेस्टन वक्र निम्नलिखित में किन कारकों के बीच अनुभवजन्य संबंध को संदर्भित करता है? जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा स्तर और स्वास्थ्य देखभाल व्यय, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास, सरकारी व्यय और बुनियादी ढांचे में विकास। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये होगा जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। सिंथेटिक वैकल्पिक प्राकृतिक गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्पादन कोयला गैसीकरण के माध्यम से किया जाता है। यह हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है जिसमें मीथेन की मात्रा नगण्य या बहुत कम होती है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य जल मुख्यतः महानदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा उत्सारित होता है। यह लवणीय जल और मगरमच्छों का एकमात्र पर्यायवास है। यह अरीबदा और वगहना नेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो उपयुक्त में से यदि हम बात करें, भीतरकनिका 672 किलोमीटर महानदी और उसकी सहायक नदी द्वारा वर्णित है, इसका बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरे कथन के बारे में यदि बात, लवणीय जल मगरमच्छों का एकमात्र पर्यायवास है, ये भी गलत है, ये एकमात्र पर्यायवास नहीं है। तीसरा, यह अरविदा और वैगना नेस्टिंग के लिए प्रसिद्ध है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्या है 76, उसे देखते हैं। प्रीफायर पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन हाल ही में लॉन्च किया गया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा। तो ये अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये मिशन है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तृष्णा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इसरो और CNES के बीच सहयोग है। इसका उद्देश्य पृथ्वी और उसके वायुमंडल में सौर ज्वालाओं के माध्यम से अध्ययन करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर बात करें, तृष्णा थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसर्च, ठीक है, ये भारत के इसरो और CNES के द्वारा है। ठीक है, इसका उद्देश्य पृथ्वी के वायुमंडल पृथ्वी मिशन मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से रिलेटेड है, न कि वायुमंडल में। ये गलत, एक सही, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्या है क्वेश्चन 78 पर, जरा देखते हैं। वित्तीय कार्रवाई बल FATF संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1989 में वैश्विक वित्तीय प्रणाली के अखंडता हेतु धन शोधन, आतंकवाद, वित्त और अन्य
संबंधित खतरों के समाधान के लिए की गई थी। FATF देशों में 2 सूचियां प्रकाशित हैं, ग्रे लिस्ट जो अधिक निगरानी वाले देशों के लिए, ब्लैक लिस्ट जिसके अंतर्गत उच्च जोखिम वाले देशों के लिए और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। भारत FATF के संस्थापक सदस्यों का सदस्य था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। FATF देशों की 2 अनुसूचियां हैं, ये भी बिल्कुल सही है। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, भारत इसका संस्थापक नहीं, भारत यहाँ 2006 में सदस्य बना था, ये गलत है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इसकी स्थापना 427 में सम्राट कुमार गुप्त द्वारा शासनकाल में हुई थी। चीनी बौद्ध भिक्षु यात्री हिंसा नालंदा में अध्ययन और अध्यापन किया था। ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऐसा ही हुआ था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। सरसों, जौ, तूर, कपूस उपयुक्त में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, रबी की फसलें जो अक्टूबर से दिसंबर और में बोई जाती हैं और अप्रैल और मई में काटी जाती हैं। तो जौ, सरसों, मटर इसकी फसलें हैं। कौन कौन सी? जौ, सरसों और मटर। जौ और सरसों, तूर और कपास नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या है 81? उसे जरा देखते हैं हम लोग। मोटे अनाजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? बाजरा भारत की रबी की फसल है तथा दक्षिण भारत की खरीफ के साथ साथ रबी मौसम में भी उगाया जाता है। ठीक है, पहला कथन हो गया, ठीक है, जो कि मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। ओसान, अमन, बोरा दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली ज्वार की किस्म है। तो ओस और ओसान के बारे में यदि हम बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में चावल की किस्में हैं, न कि दक्षिण भारत में। किसकी हैं? चावल की। तो ये भी कथन गलत, ये भी गलत। सूखा प्रतिरोधी फसलें जिन्हें एकल रूप से भी उगाया जाता है, मिश्रित रूप से भी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है 82? उसे देखते हैं। कॉफी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी खेती पश्चिमी घाट के उच्च क्षेत्रों के रूप में की जाती है और हिमालय की तराई में भी होती है। बिल्कुल गलत। चाय है। भारत में मुख्यतः उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी अरेबिका उगाई जाती है। सही है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। क्या है 83? भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है विचार? तारापुर महाराष्ट्र में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, काकापारा गुजरात में, केगा मध्य प्रदेश में। तो तारापुर वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। कलपक्कम भी बिल्कुल सही है, ठीक है। केगा बारे में अगर हम बात करें कि काकापारा के बारे में यदि हम बात करें, वो सॉरी, तारापुर सही है, महाराष्ट्र में है, ठीक। कलपक्कम तमिलनाडु में है, कोटा राजस्थान में है, ठीक है, और काकारा पारा गुजरात में है। ये तीनों सही। केगा महाराष्ट्र में है, ये गलत हो गई, ठीक है। तो कितने सही हैं? 3 सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्या है 84? इसे देखते हैं। भारत में जलमार्ग यानी नेशनल वाटर हाईवे के संदर्भ में राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3, 4, 5 बताए गए हैं। तो यदि हम देखें, NW2 असम में ब्रह्मपुत्र और सदिया धुबरी के बीच है, ये बिल्कुल सही है। NSW3 केरल के अन्य तटीय क्षेत्रों में है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी क्या है? सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 यदि हम बात करें गोदावरी और कृष्णा के बकिंघम नहर से है, सही है। जलमार्ग 5 की बात करें महानदी और ब्रह्माणी नदियों के बीच है, यहाँ कहाँ है? महानदी और ब्रह्माणी नदी के बीच, ठीक है। तो ये गलत था, तो 3 सही है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंथ्रासाइट ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है और 80% से अधिक कार्बन तत्व हैं। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमेन्स प्रकार का है, जो गैर कोडिंग ग्रेड का है। पीट लकड़ी के कोयले के परिवर्तन का पहला चरण है और इसका कैलोरी मान कम है।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्या है 86? भारत में बंदरगाहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यावा सेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, ये बात बिल्कुल सही है। कोच्चि बंदरगाह वेम्बनाड कयाल के शीर्ष पर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह वेम्बनाड कयाल झील पर स्थित है, ये भी सही है। मारमागुआ ज्वारी नदी के मुहाने में प्रवेश द्वार के रूप में स्थित है, ये भी सही है। तीनों बिल्कुल सही है। कांडला बंदरगाह खंभात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। कांडला बंदरगाह के बारे में यदि हम बात करें तो ये पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी सीमा के हिस्सों की आवश्यकता मुंबई बंदरगाह के दबाव कम करने के लिए बनाया गया था। तो ये खंभात की खाड़ी के मुहाने पर स्थित नहीं है, ये गलत है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या है 87? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों देशों पर विचार कीजिए। क्या है? पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, ब्राजील। उपयुक्त देशों में कितने देश अमेजन नदी बेसिन के जलग्रहण क्षेत्र के भाग हैं? तो ये सभी के सभी जो हैं वो अमेजन नदी के जलग्रहण के भाग हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। लद्दाख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लद्दाख उत्तर में काराकोरम पर्वतमाला और दक्षिण में जास्कर पर्वतमाला पर स्थित है। सिंधु नदी लद्दाख के से होकर प्रवाहित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ये दोनों कथन बिल्कुल क्या हैं? यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। नामचुक, नामफुक, कालाकोट, लंगरेन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? टर्सरी कोयले का निष्कर्षण, हाल ही में भारत में खोजे गए यूरेनियम के स्रोत, पूर्वोत्तर भारत में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जनजातियां। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा है? टर्शियर कोयले का निष्कर्षण। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है 90? सरकार द्वारा नीति निर्माण, खुदरा व्यापार, बैंकिंग सेवाएं, वाहनों का विनिर्माण, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उपरोक्त में से कौन सी गतिविधियां तृतीय क्षेत्र का हिस्सा हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें खुदरा व्यापार सही है, बैंकिंग सेवा ये भी सही है, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या है 91? इसे देखते हैं। ठीक है। भू आकृति प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपक्षय एक अंतरस्थलीय प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों की गति शामिल नहीं होती है, बृहद क्षरण गुरुत्वाकर्षण से स्वतंत्र है और इसमें बाह्य कारकों द्वारा पदार्थों के परिवहन शामिल होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें पहला कथन सही, दूसरा कथन गलत। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। वर्षा में निम्नलिखित प्रकार के विचार कीजिए। सम्मानीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। उपरोक्त में से कौन सी वर्षा स्थानिक तापन के परिणाम स्वरूप वायु में ऊर्ध्वगामी गति के कारण होती है? ठीक है। केवल एक, केवल दो, केवल तीन, एक और तीन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सम्मानीय वर्षा, ठीक, ये बिल्कुल सही है। कौन सी? स्थानिक तापन में। तो दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक, यही बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। पृथ्वी में ताप बजट के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एल्बिडो, पार्थिव विकिरण, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कौन सा कथन सही होगा? एल्बिडो, पार्थिव विकिरण, गुप्त ऊष्मा। पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित ऊष्मा, पृथ्वी द्वारा दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में उत्सर्जित ऊष्मा, वायुमंडल के संघनन के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, एल्बिडो, ठीक, एल्बिडो ये पृथ्वी की सतह पर अवशोषित ऊष्मा है, नहीं जो हो जाती गायब वो है। पार्थिव विकिरण के बारे में यदि हम बात करें तो पार्थिव विकिरण पृथ्वी की तरंग दैर्घ्य ये रूप में बिल्कुल सही है। गुप्त ऊष्मा वायुमंडल में संघनन के कारण उत्पन्न ऊष्मा ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या है 94? उसे देखते हैं। भारत
के जल प्रवाह तंत्र में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी प्रणाली केवल भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा की जाती है। प्रायद्वीपीय नदियां अधिकतर मौसमी हैं और पश्चिमी से पूर्व की ओर बहती हैं। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन होगा 2 और 3 सही, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। प्रायद्वीपीय भारत में पर्वत श्रेणियां के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सतपुड़ा नर्मदा तापी नदियों से पर आती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, महादेव राजस्थान में स्थित है, ये सही सुमेलित नहीं है, महादेव राजस्थान में नहीं है। मेकाल नर्मदा, ये दोनों सही हैं, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। तापमान व्युत्क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तब होता है जब सामान्य परिस्थितियों में तापमान में घटने के स्थान पर ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तापमान व्युत्क्रमण सबसे अधिक स्पष्ट रूप से शीत ऋतु में रात्रि में शांत पवनों के साथ देखा जाता है। जब तापमान विपरीत होता है तो प्रदूषक निचले वायुमंडल में गृहीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्या है, अपक्षय प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, रासायनिक अपक्षय ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन और रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से चट्टानों का अपघटन शामिल होता है। तो ये कथन क्या है, पूर्णतः बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखें क्या है, दूसरा कथन तापमान में उतार चढ़ाव के कारण भौतिक अपक्षय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टानें विघटित होती हैं। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। चट्टानों के टूटने और जैविक अपक्षय की भूमिका होती है, बिल्कुल नहीं होती है, ये कथन बिल्कुल गलत। 1 और 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्या है 98, इसे देखते हैं। भारत में मृदा संरक्षण विधियों के बारे में समोच्च रेखीय रक्षक वनालिका, ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो ढलानों में जल बहाव और मृदा को अपरदन को रोकता है, सही है। रक्षक मेखला कृषि भूमि पवन अपरदन को बचाता है, ये भी सही है। वनालिका खड्डों में जल के प्रवाह की गति को कम करता है, ये भी सही है। यानी तीनों सही है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। सतत विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है जो भविष्य की पीढ़ियों अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह परिभाषा 1987 में ब्रेटलैंड रिपोर्ट द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। सहारा रेगिस्तान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप में 15 देश शामिल हैं। कर्क रेखा इस रेगिस्तानी क्षेत्र से होकर गुजरती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका 15 देशों में शामिल है, ये बात बिल्कुल गलत है। कर्क रेखा इस रेगिस्तानी क्षेत्र से होकर गुजरती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का ज्योग्राफी बेस्ड पेपर सॉल्व किया है। तो ये पेपर आपको हमारे YouTube चैनल और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों को ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ओके, धन्यवाद। और इसके साथ साथ आप अपनी सलाह, अपना सजेशन भी जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।